आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मौजूद हैं जी। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो बड़ी ही अलार्मिंग खबर है। क्या पाकिस्तान हुतीस पे हमला करने जा रहा है? ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको खबर की डिटेल में बताते हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि ट्रंप बर्बाद हो गया जी। ट्रंप को उसके वुज़रा ने मरवा दिया और एक ऐसे वजीर जिसने उसे जंग पे कन्विंस किया था कि ये जंग अब बहुत आसानी से जीत जाएंगे, उसी वजीर ने उनका बुरा हाल करवा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब उस बंदे की क्लास ली है शदीद किस्म की और कुछ वजाहतें भी पेश की हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप हो गया फ्रस्ट्रेट। उसने एक इशारा दिया है जो इशारा बड़ा खतरनाक है, जैसा ये लग रहा है कि अगर मामला कंट्रोल में नहीं आता तो वो कोई इंतहाई कदम उठा सकता है। फिर आपको यह बताएंगे कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर क्या इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वो शहीद हो चुके हैं। इसके मुताल्लिक कुछ डिस्कशन आज करेंगे, कुछ चीजें आपको बताएंगे, कुछ प्रूफ्स आपके सामने रखेंगे, इसके ऊपर बात होगी। फिर आपको यह बताएंगे जी कि भारत के जहाज जो हैं वो फिर निशाने पे ले लिए हैं पाकिस्तान ने। अब मसला यह है कि भारतीयों को जो जहाज हैं वो रास ही नहीं आ रहे, इन्हें जहाज उड़ाने नहीं चाहिए। ये अगर कोई जहाज अपना बनाते हैं तो वो क्रैश हो जाता है। वो जो एक तेजस जिसकी हम बात करते हैं, जो 1983 से ही बनाते हुए आ रहे हैं लेकिन आज तक बना नहीं पाए, जबरदस्ती अपनी आर्मी को दिया भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसे एक्सेप्ट तो बेचारों ने कर लिया मजबूरी से। लेकिन वो जब पै दर पै क्रैश हुए, जिसमें से 2 जहाज तो ऐसे थे जो मोदी के सामने क्रैश हो गए, तो फिर उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। लेकिन बहरहाल उनकी जहाज की जो सनत है वो डूबने की तरफ जा रही है। पाकिस्तान ने अब निशाने पर लिया है। दोबारा बताते हैं कि अब की बार उनके जहाजों के साथ क्या हुआ। फिर आपको यह बताएंगे जी कि पाकिस्तान में सूबों का क्या बन रहा है, ये बहस चल रही है। अब आज थोड़ी सी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि ये सूबों की बात कब से हो रही है, क्या ये अभी का फिनोमेना है या इससे पहले ये बात चलती आ रही थी। फिर आपको यह बताएंगे जी, सनी देओल एक एक्टर है, भारतीय एक्टर धर्मेंद्र के बेटे हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने एक बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से और बयान उनका अच्छा भी है, लेकिन उसके अंदर एक और भी ऐसी चीज है जो डिस्कस करेंगे स्टोरी की डिटेल में जाके। फिर आपको यह बताएंगे जी कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की तबाही फेर दी गई है। तो यह होगा आज का हमारा वीलॉग। और इसके अलावा एक सरप्राइज शामिल है। उस सरप्राइज में, अब सरप्राइज तो सरप्राइज ही है, अब आपको क्या बताऊं कि उसके अंदर क्या होगा, वो आपको वीलॉग के आखिर में जाके मैं बताऊंगा। बहुत बड़ी एक चीज है। और अब चलेंगे खबरों की डिटेल की तरफ। और उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। अच्छा जी, जो सबसे पहली स्टोरी आज हमारी है वो ये है जी कि पाकिस्तान क्या हुतीस पे हमला करने वाला है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो हुतीस हैं इन्होंने बाबुल मंदब पे कंट्रोल किया हुआ है, सऊदी जहाजों को वहां से गुजरने नहीं दे रहे। कभी खबर आती है जी कि कोई एक आध जहाज गुजर गया है, लेकिन अक्सर ये खबरें आती रहती हैं जी कि अब सऊदी जहाजों पे अटैक हो रहे हैं। और उसके अलावा हुतीज जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं सऊदी अरब को। और सऊदी अरब का ये आज से नहीं, पुराना मामला चलता आ रहा है। और अब इस मामले को सेटल डाउन या तो मुज़ाकरात की सूरत में किया जा सकता है, लेकिन और सऊदी अरब किसी हद तक तैयार भी है, लेकिन हुतीज जो कि जैसे कहा जाता है कि ईरान बैक्ड हैं, तो वो शायद मामला सिर्फ सऊदी अरब का और हुतीज का नहीं है, उसके पीछे ईरान का मामला भी शामिल है, जो कि ईरान अभी तक मानता नहीं है इस बात को। ईरान का ख्याल यही है कि अगर हम इस साइड से प्रेशर बिल्डअप करेंगे, मतलब ये बाबुल मंदब वाली साइड से, तो शायद उनका मसला आसानी से हल हो जाएगा। और सऊदी अरब जो है और बाकी जो खलीजी रियासतें हैं वो अमेरिका पे प्रेशर डालेंगी, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली प्रेशर में आएगा, तो जो मामलात हैं वो इजीली उनकी तरफ चले जाएंगे। ऑल्दो कि पाकिस्तान ने जो लास्ट टाइम 14 पॉइंट्स करवाए थे वो सब के सब ईरान के हक में थे। आज एक अमेरिकन सदर का बयान भी है, उनके नायब सदर का, कि उन्होंने कहा है कि वहां पे 2 किस्म के गिरोह हैं। एक सियासी गिरोह है, जो इशारा उन्होंने दिया सियासी गिरोह की तरफ, जिसमें बाकर कालीबाफ हैं, जिसके अंदर अब्बास इराक्ची हैं जो उनके वज़ीर खारजा हैं, कि ये लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। लेकिन एक दूसरे हार्ड लाइनर्स हैं, वो चाहते हैं जंग। और हार्ड लाइनर्स कौन हैं? वो हैं, आप जानते हैं, पासदाराने इनकलाब जो है। बहरहाल मामला थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ है। जिस चीज को जितना सादा कहा जा रहा है वो उतना सादा है नहीं। अब पाकिस्तान के वजीर आजम, फील्ड मार्शल और इसहाक डार साहब और दीगर अरकान जो हैं उनकी आज रवानगी है सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब आज वो पहुंच जाएंगे और 8 तारीख तक ये दौरा जारी रहेगा। अब किंग सलमान जो हैं, जो प्रिंस सलमान हैं, उनकी तरफ से वहां पे उन्हें बुलाया गया है। जो एमबीएस हैं अब वो इस चीज के ऊपर बहुत क्यूरियस हैं। पाकिस्तान का और सऊदी अरब का आपस में एक पैक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला कंसिडर किया जाएगा। और पाकिस्तान की आर्मी वहां पे मौजूद है, पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पे मौजूद है और हजारों की तादाद में हमारे फौजी वहां पे मौजूद हैं जिनका काम है सऊदी अरब की जमीन की हिफाजत
करना। अब ये दौरा अचानक हुआ है और इन दिनों में हुआ है कि जब बाबुल मंदब पे अटैक्स जो हैं वो शदीद हो गए हैं और सऊदी अरब को बहुत मसला हो रहा है अब अपना ऑयल जो है उसे एक्सपोर्ट करने के सिलसिले में। अब हो सकता है कि ये जो मीटिंग है इससे इस तरह का कोई आउटकम सामने आए। बजाहिर पाकिस्तान ने अभी तक अपने आप को बहुत बचाकर चला है और बड़ा वाइजली चला है और पूरी कोशिश की है कि ना खुद जंग में शामिल हो और ना ही दूसरी खलीजी रियासतों को शामिल होने दे समेत सऊदी अरब की, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बात मानी है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि जैसे ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतरी हुई हैं कुछ कुव्वतें जो हैं कि हमने तो हर सूरत बाबुल मंदब भी बंद करना है और आबनाए हुर्मुज़ तो ऑलरेडी हमने बंद किया हुआ है। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं इसे पाकिस्तान ने अब टैकल करना है। आज तक तो पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से इसे टैकल किया और इसी तरह से किया कि जंग की तरफ मामला ना जाए, लेकिन अब सूरत हाल डू और डाई पे आई हुई है कि अगर सऊदी अरब पे हमले जारी रहते हैं और ये सिचुएशन ठीक नहीं होती तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अब खड़ा होना पड़ेगा। यह दौरा अब इसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आ रही है। दफ्तर खारजा ने अनाउंस किया, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। दोनों साइड पे मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं और हमें इस चीज को अमन से ही हल करना चाहिए जो आज तक पाकिस्तान करता भी आ रहा है। उसके बाद फिर आपको बताएंगे जी अगली जो स्टोरी है वो है जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जी बर्बाद हो गए हैं और उनका बड़ा बुरा हाल है। चीखो पुकार वो कर रहे हैं और उस चीखो पुकार की वजह ये है कि जो पिछले दिनों खबरें बार बार दी जा रही थी, स्पेशली आपने सुना होगा कि अमेरिकन फौज की जानिब से खबरें आ रही थी कि हमारा असलहा खत्म हो रहा है। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी बार बार इस चीज की कि हमारे पास टॉमहॉक मिसाइल का स्टॉक भी कम रह गया, मतलब अमेरिका के पास। ही अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था और अमेरिकी जर्नल्स भी कह रहे थे, स्पेशली यूरोपीय कमांड का जो जर्नल है उसने ये पैगाम भिजवाया था पेंटागन को, जो कि बाकायदा अखबार ने छाप दिया था, जिसमें उसने ये कहा था कि या हम इसराइल की हिफाजत कर सकते हैं या हम अमेरिका की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि इतना असला हमारे पास नहीं है कि हम दोनों मुल्कों की हिफाजत कर सकें। याद रखें इस बात को कि ये जंग तो हो रही है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जिससे अमेरिका को खतरा है, जिसके मिसाइल जिसके बॉम्ब्स पहुंच सकते हैं अमेरिका तक, वो ईरान नहीं है। वो दो ममालिक हैं, एक है चाइना और एक है रशिया, जो दोनों मतलब चाइना को इमर्जिंग सुपर पावर कहते हैं और रशिया भी सुपर पावर कहलाता रहा है, ऑल्दो कि अब उसकी थोड़ी सी वो वाली से नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वो पावर आज भी बहुत बड़ी है। आज भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो एटम बॉम्ब्स हैं उन्हें मिसाइलों के ऊपर नस्ब करके रखा हुआ है, जो कि 3000 से ऊपर की तादाद में है कि एक बटन पे वो फायर हो जाएंगे अपने दुश्मनों की तरफ। तो उन्हें खतरा रशिया से और चाइना से ज्यादा है। अब अमेरिकन फौज ये सोच रही है, उन्हें कंफ्यूजन है असल में। एक तो नंबर वन उनके ज़हन के अंदर सबसे बड़ा डाउट यह है कि ये जंग हम लड़ किसकी रहे हैं। उन्हें ये जंग अपनी नहीं लग रही, ये जंग उन्हें लगती है कि ये इसराइल की जंग है जो हमसे लड़वाई जा रही है। दूसरी साइड पे प्रॉब्लम यह है जी कि अगर रशिया या चाइना के साथ हालात खराब हो जाएं और जंग हो जाए तो आपके पास तो असला है ही नहीं, आपने तो सारा इसराइल के लिए इस्तेमाल कर दिया। दूसरी साइड पे ईरान क्या है, वो बैठा है अंदर खंदकों में। उसने दरमियान में आपको पता है पूरे पूरे सिटीज बिल्डअप किए हुए हैं अपने पहाड़ों के अंदर, और उन पहाड़ों पे अटैक अगर अमेरिका करता भी है तो नीचे कोई बॉम्ब पहुंचता नहीं है और असला अमेरिका का सारा जाया होता जा रहा है। और ऐसा ऐसा असला जिसकी ईरान में जरूरत भी नहीं थी, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स थे उसके पास, जो कि एक्यूरेट मिसाइल होते हैं और बहुत लीथल मिसाइल होते हैं। ये ऐसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके इक्वली पावरफुल हो, क्योंकि आपको यकीन होता है कि इन्हें रोकना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। ईरान के पास तो डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, उन्हें तो आप कोई भी अगर जाके बॉम्ब अगर मारते हैं तो वो तो जाके उन्हें लगेगा। लेकिन अमेरिकन ने इसराइलियों के कहने में आके या जज्बात में आके अपना वो असला भी इस्तेमाल कर लिया जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स का भी था। बहरहाल अब इस सिचुएशन के बाद होता यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने यह स्टोरी की है कि पिछले हफ्ते उसने पीट हेक्सेट जो वजीर जंग है उसकी क्लास ले ली, और बड़ी बुरी क्लास उसने ली, और उसने कहा कि ये बयानात आए क्यों हैं। इन बयानात को डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दारी करार दिया है कि ये बयानात किसने लीक किए, किस तरह से हुए, और साथ उस गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में पीट हेक्सेट से उसने जवाब तलब किया है। असले के हवाले से गुमराह क्यों किया गया ये उसने कहा है। अब ये गुमराह इसलिए वो कह रहा है कि वो लोगों को तो ये नहीं कह सकता ना कि मेरे पास खत्म हो गया। क्या उसने कहा जी अब इन बयानात के बाद हमारे पास ऑप्शंस बहुत महदूद हो गए। ट्रंप का ख्याल था कि गोला बारूद का गोला बारूद का जो मसला है ना, ये हल हो चुका है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उसे तो अब पता चला ये मसला हल हुआ ही नहीं है। अब जब वजीर जंग साहब की क्लास हुई तो उन्होंने अपने नायब जो है स्टीफन, उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा इसने मिसगाइड किया, मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं था। और याद रखिए वजीर जंग जो है पीट हेक्सेट, ये वो बंदा है जो जंग पे 100% कन्विंस था और
इसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अगर हम ये जंग करेंगे तो बड़ी आसानी से हम इस जंग को जीत लेंगे, ये इनका मौकफ था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो इन पे फट पड़े हैं। और अब ये इसमें जो पेंटागन है उसने इस तमाम चीज की तरदीद की है। जो रिपोर्ट छापी है वॉशिंगटन पोस्ट ने, इसमें पेंटागन ने तरदीद किया नहीं जी ऐसी कोई क्लास नहीं हुई पीट हेगसेट की। लेकिन एक बात, ये जब मैं खबरें सब देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी मशीनरी है जो उसके इर्द गिर्द काम कर रही है, चाहे वो सियासी है, उसके चंद एक हल्का अहबाब, खास हल्का अहबाब को छोड़ के, या उसकी जो फौज है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके डिसीजन के अगेंस्ट हो रही है। अदरवाइज अखबारात को इस तरह की खबरें लीक कर देना इतना आसान काम नहीं होता। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैं उन गद्दारों को तलाश करूंगा जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई हैं और फेक खबरें दी हैं, जबकि जो अखबारात हैं वो सोर्सेज ही वो कोट कर रहे हैं जो इनके दरमियान के सोर्सेज हैं। हाँ, वो नाम नहीं बताते लेकिन वो चीज मुसलसल बता रहे हैं। उसके अलावा जो फौज की मैसेजिंग आप देखें कि आप अपनी हिफाजत करवा लें या आप इसराइल की हिफाजत करवा लें, तो ये क्लियर कट मैसेजिंग है कि ईरान जो अमेरिकन फोर्सेज हैं और जो अमेरिकन बाकी स्ट्रक्चर है या उनकी डीप स्टेट जो है वो इस जंग से निकलना चाहती है और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन के अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान जो पहले ही बहुत ज्यादा कोई हौसला नहीं रखता है, उसने एक बयान इसके ऊपर बड़ा खतरनाक दे दिया है। उसने कहा जी ईरान से डील करना चाहता हूं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता हूं। अब बज़ाहिर ये बड़ा सादा सा बयान आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा बयान दे रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि अब तक पूरी जंग में कोई 3-3,500 के करीब शहादतें हुई हैं ईरान की। अब लोगों को मारना नहीं चाहता हूं से मुराद क्या है उसकी, कि मैं अमन चाहता हूं या मैं ठीक है जी आप डील कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा है। इसका मतलब सादा सा यह है कि वो कोई ऐसा हथियार ना इस्तेमाल कर ले जो उससे पहले उसने जापान पे इस्तेमाल किया था। अब जापान की भी ऑल्दो हालात ये हैं कि उन्होंने अपनी जीडीपी का पहले 1% वो अपनी फौज पे और इस असले पे लगाया करते थे, उन्होंने भी अब 2% कर दिया है क्योंकि उन्हें अमेरिका पे एतबार नहीं रहा कि भाई ये तो हमारी अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा, ये हमारी हिफाजत क्या करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये फ्रस्ट्रेशन कि जहां उसकी अपनी मिथ टूट रही है, जहां पे अमेरिका का इतना बड़ा भरम टूट रहा है कि ये सुपर पावर है, वहां पे उसका ये कहना कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता से मुराद बड़ा कुछ गलत हो सकता है। ये बड़ा इंडिकेटर है कि वो ये कह रहा है कि मुझे उस साइड पे ना लेके जाओ कि मुझे लोगों को मारना पड़े और आम लोगों की बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है उससे ये लग रहा है। और वैसे उसने ये तमाम खबरों की तरदीद की है। उसने कहा जी कि जितने हमारे पास बहुत ज़खायर मौजूद हैं, हमारी जो कंपनीज हैं वो मुसलसल असला बना रही हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। वो बयान इस तरह के आपको पता बाद में फिर दे रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क में ऑलरेडी उसके खिलाफ ये मुहिम शुरू है कि तुमने हमें कहां फंसा दिया। उसके बाद जी फिर अगली खबर जो आपको बताएंगे वो है जी क्या नए ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, इसकी एक वजह है बहुत बड़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर को किसी ने नहीं देखा आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के बाद। ये पता चला वो जख्मी हुए हैं, फिर खबर आई कि उनकी एक टांग जो है गालिबन उसकी कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, फिर पता चला कि उनके चेहरे की कोई सर्जरी हुई है। ये खबरें ऐसी थी जो कहीं से भी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इस तरह की खबरें आती रही। अमेरिकन मीडिया और इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कहता रहा कि हमें यह पता है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन वो अपने वालिद के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। ऑल्दो के उनकी बाकी फैमिली शरीक हुई लेकिन वो शरीक नहीं हुए। अब इसके दो एस्पेक्ट थे, एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं कोई इसराइल हमला ना करे, ऐसी हरकत ना करे, जिसका इम्कान मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मसला यह कि जिस वक्त ये जनाजा हो रहा था उस वक्त पूरी दुनिया जो थी वो ईरान के तकरीबन साथ ही थी। कोई भी इस चीज को सपोर्ट कर ही नहीं सकता था कि कोई इस तरह की हरकत करे जहां हजारों लोग भी मौजूद हैं और एक इस तरह की चीज हो रही है कि जिसके अंदर पूरे प्रोसेस को रोक दिया गया था, मुज़ाकरात को रोक दिया गया था और कहा गया था कि इस जनाजे के दौरान हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में मामला खराब हुए लेकिन उसके दौरान नहीं था, उस वक्त वो गायब रहे। अब ईरानी सदर जो है मसूद पजेश्कियान, उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने बात यह की थी इंटरव्यू में कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, लेकिन अब दूसरी बड़ी अहम बात उनकी सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर से राब्ता हमारा आसान नहीं है, इन दिनों के अंदर मेरा राब्ता उनसे बहुत मुश्किल है। अब मसूद पजेश्कियान जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और जो टीम है मुज्तबा खामनाई साहब की, सुप्रीम लीडर जो सुप्रीम लीडर है ईरान की, उनकी ये उस टीम में शामिल हैं। अगर उनका हार्ट सर्जन, उनका हार्ट स्पेशलिस्ट ही उन्हें नहीं मिल सकता
तो इसका मतलब है कुछ मामला गड़बड़ है। एक चीज पहले भी खबरों में आई थी और कहा यह जा रहा था कि जितने बयानात दिए जाते हैं सुप्रीम लीडर की जानिब से, जो खतूत आते हैं और जो बयानात आते हैं, वो एक इल्जाम लगाया गया था, लेकिन मैं इसी से एग्री बहरहाल बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि वो मुश्तबा खामनाई साहब के नहीं होते। वो पासदाराना इनकलाब जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी अगर कह दें तो स्टैंप उसके ऊपर उनकी लग जाती है और लोग ये समझते हैं कि मुश्तबा खामनाई यही सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी अब तक कोई वीडियो तक ना आना, उनकी कोई ऑडियो ना आना, उनका मंजरे आम पर ना आना, इस चीज का इंडिकेट करता है कि मामला किसी कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर उनके दिल के मौलिज ये कह रहे हैं, जो उनकी टीम में शामिल हैं, जो उस मुल्क के सदर भी हैं, कि हमारी पहुंच उन तक नहीं है या हमारा राब्ता उनसे करना आसान नहीं है, ठीक है ना। अब बेसिकली एग्जैक्ट उनका बयान है कि मैं अगर आपको ये बताऊं तो वो साफ ये कह रहे हैं कि मैं उनसे नहीं मिल सकता। तो इसकी सादा सा जो उसका मतलब बनता है वो यही बनता है कि मुसीबत कुछ फिर बड़ी हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सिचुएशन इस तरफ जा सकती है। फिर आपको ये बताएंगे जी, पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों को निशाने पर ले लिया है जी। अब भारतीयों के मुतालिक तो मैं पहले भी कहता हूं जी कि आपको जहाज उड़ाने ही नहीं चाहिए। आपके लिए कोई बदकिस्मती है या कोई प्रॉब्लम है, आप कोई जहाज बनाते हैं वो आपसे नहीं बनता, आप जंग करते हैं अपने जहाज गिरवाते हैं। 2019 में आपका दो जहाज हमने गिरा दिए, अभी आपके लातादाद जहाज हमने गिरा दिए जो 2025 में आपने हरकत की थी। और अब सिचुएशन ये हो गई है, मैं आपको अगर बताऊं तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई है भारत की और उनके जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं है। अब उसमें हुआ क्या है, दी वायर ने रिपोर्ट किया है, ये उन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया की। वो कहते हैं जी कि एयरलाइंस शदीद नुकसान में हैं और 10 एयरलाइंस ने काम छोड़ दिया है। और उसकी वजूहात क्या हैं? एक तो पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होना और दूसरा तेजी से इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है। इंडिया जो आपको शाइनिंग इंडिया दिखाता है ना, ये सिर्फ बाहर दिखाने की प्रोजेक्शन है, अंदर से उनके बुरे हालात हो चुके हैं बहुत सारी वजूहात से। स्पेशली जो ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाए हैं और उनके अभी तक टैरिफ के मामला पूरी तरह से हल नहीं हुए, तो उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से क्लैप्स होनी शुरू हो गई है। उनकी डायमंड मार्केट कोलैप्स हो गई है, उनकी आईटी मार्केट कोलैप्स होने की तरफ जा रही है, उनकी एयरलाइंस कोलैप्स हो रही हैं। अब 10 एयरलाइंस ने काम छोड़ दिया है, दी वायर रिपोर्ट कर रहा है। फिर जी अगली बात आपको बताएंगे सूबों के हवाले से। सूबों की बहस चल रही थी जी, मैंने पिछले दिनों कुछ चीजें देखी, थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला ये मामला जो मोहसिन नकवी साहब ने अभी किया, ये मामला अभी का नहीं है, ये कुछ 6 महीने साल पहले से इसके ऊपर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मीडिया के जो हेड्स हैं बड़े, मतलब अब मैं उनका नाम फिलहाल अभी नहीं लूंगा क्योंकि मजीद मैं इस चीज के ऊपर कुछ तहकीक कर रहा हूं, उसके हवाले से यह है कि ऑलरेडी ये बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। तो जो बात मोहसिन नकवी साहब ने की है वो बात सिंपल अभी की नहीं है, ये बात बड़े अरसे से चल रही है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इतने बड़े सूबों को उस तरह से गवर्न नहीं कर पा रहा। जैसे मुशर्रफ दौर के जमाने में अगर आप देखें, मुशर्रफ दौर जो था उसके अंदर नाज़मीन को बना दिया गया था, थोड़े लोग ये थे कि दरमियान में आ गए और मतलब लोकल लोग जो थे उठ के ऊपर आए और उन दिनों में तरक्की भी बहुत हुई। ठीक है, एक आम आदमी को थोड़ा मौका भी मिला, टोटल आम आदमी को नहीं मिला, लेकिन फिर भी कदरे कुछ सूरत हाल बेहतर हुई थी। तो अभी सूबों के हवाले से ये मामला अभी का नहीं है, ये 6 महीने साल पहले से ये डिस्कशंस जारी हैं, मीटिंग्स जारी हैं, लोगों को मिला जा रहा है और इस चीज के ऊपर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है और यकीनन कंसेंसस बनेगा ही तो मामला आगे बढ़ेगा। और दूसरा सूबा सिंध के हवाले से आपको बता देता हूं कि जो मुराद अली शाह है उन्होंने कहा है जी कि इस बयान को बिल्कुल भी सीरियस ना लें, क्योंकि इस बयान के जो अफेक्टीज हैं वो बेसिकली दो हैं, वो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है। तो यही वो दो सूबे हैं जो सबसे ज्यादा ये चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबों की डिवीजन्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुंह से जो भी कोई कहता रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को प्रॉब्लम इससे लाजमी है। फिर सनी देओल की आपको खबर बता देते हैं, क्योंकि आपको सरप्राइज पैकेज भी देना है तो जल्दी से खबरें कवर करते हैं। वो जी कि सनी देओल ने एक बयान दिया है कि मेरे वालिद ये कहा करते थे कि भारत अगर मां है तो पाकिस्तान इसकी बहन है, मतलब मौसी है, मतलब खाला है। अब ये वैसे बयान देखने को तो बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव बयान है, लेकिन आप बॉर्डर जैसी फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ काम भी करते हैं, बॉर्डर 1 में भी किया, बॉर्डर 2 में भी आपने किया, फिर एक गदर मूवी आपने की, उसमें भी पाकिस्तान को आपने विलन साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब जब आपने अपनी फिल्म है जिसका नाम है जी ये बंटवारा,
उस फिल्म की प्रमोशन थी जिसपे उन्होंने ये बात की। जब आपको प्रमोशन करनी होती है तो उस वक्त आप फिर इस तरह की बात कर लेते हैं, लेकिन हम आपके बयान को फिर भी पॉजिटिव लेंगे। बात सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है जी आपके तमाम उन लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल है भारत के अंदर, कि आप जब पॉजिटिव बयान देते हैं ना तो सिर्फ अपने मतलब के लिए ना दिया करें, मतलब से हट के आप वैसे भी अगर ये बात करेंगे ना तो आपके लिए सबसे पहले वो कहते हैं ना तारीफ वो हम ही लोग करेंगे। इन दोनों मुल्कों में अमन होना चाहिए, हम कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पर, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद जी बलूचिस्तान में आईबीओज हो रहे हैं, ये है जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जहन्नुम वासल कर दिया गया है। इनका यही इलाज है, यही होना चाहिए इनके साथ। तो ये थी खबरें अभी तक हमारे पास, और सरप्राइज पैकेज में हम आपको बताते हैं जी हमारे पास कौन है। हमारे पास मौजूद हैं जी फायज जावेद साहब। फायज जावेद साहब के पास भी बहुत ही, अब सरप्राइज में इसलिए कह रहा हूं कि पहले जावेद चौधरी साहब के साथ बैठ रहे थे, अब फायज आज मेरे साथ बैठे हैं, तो ये एक सरप्राइज आपके लिए कि ये दोनों इकट्ठे आ गए। आज हम मेरे ख्याल से हम दोनों ही सरप्राइज्ड हैं वैसे तो। हाँ, आज के साथ वो नहीं है तो इस वजह से। सर 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो कासिम खान साहब ने जो अपना बयान दिया एक इंटरव्यू के अंदर, इमरान खान के बेटे जी, उन्होंने ट्रंप पर ही इल्जाम लगा दिए कि ट्रंप ने रिश्वत ली है। वो नोबेल पीस प्राइज, क्रिप्टो करेंसीज और इसके साथ साथ जो ज़खायर हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, उनकी लालच में आके उनके वालिद साहब का, कासिम खान साहब के वालिद साहब का साथ छोड़ दिया ट्रंप ने। ये उनका बयान मौजूद है, ये उन्होंने क्लियरली उसमें इंडिकेट किया है। ठीक है। दूसरी 2 चीजें जो हमारे पास हैं, एक तो है कि रूटर्स ने एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं उनमें 2/3 कमी आई है। यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अभी तक 13 ब्लास्फेमी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 2/3 कमी है। इससे पहले का अगर डाटा हम देखें तो 2021 से 2024 तक हर साल 7 से ज्यादा हजूमी हमले होते थे। पिछले 12 महीने के अंदर ये भी कट डाउन होकर सिर्फ 1 पर आ गए हैं। ठीक है। रूटर्स ने जो कहा है कि ये हुए कम क्यों हुए हैं, उसकी रीजनिंग उन्होंने दी है कि फौजी क़यादत जो है उसकी तरफ से हार्ड लाइन इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो हैं उन पे सख्ती की गई है, जिसकी वजह से इन हमलों के अंदर या इन केसेस के अंदर कमी आई है। अब रूटर्स यही क्लेम करता है कि ये सारे जो पहले भी रिपोर्ट होते थे इस तरह के केसेस, वो एक्चुअली अकीदे की बेसिस पे नहीं होते थे। रीजनिंग उन्होंने जो दी है वो कहते हैं कि जाती रंजिश, जमीन का झगड़ा या भत्ताखोरी से रिलेटेड जो केसेस होते थे उन्हें ब्लास्फेमी में कन्वर्ट करके उन्हें यूज किया जाता था एक अकीदे के खिलाफ। और अगर इस पे सख्ती की जाए तो पाकिस्तान ने पिछले 12 महीने के अंदर ही इस पे इतना कंट्रोल पा लिया है, और आगे हो सकता है कि अगर इसी तरह से ये चीजें चलती रही तो ब्लास्फेमी के केसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो ये है कि अमेरिका तो सैंक्शंस लगाता ही रहता है, हम रोज सुनते हैं। इस दफा चाइना ने अमेरिका पर ही सैंक्शन लगा दी, खास तौर पर जो ड्रोन्स हैं उनके पार्ट से रिलेटेड। ये हैं एक्चुअली डुअल यूज ड्रोन्स हैं जो कि फौजी भी इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली फौज के अलावा भी इस्तेमाल होते हैं। इनके मोस्टली पार्ट्स यानी कि मोटर, इनके कैमराज, इनके फ्लाइट रडार्स, ये सब चीजें चाइना के अंदर बनती हैं। और चाइना ने अब कह दिया है कि ये जब भी अमेरिका इंपोर्ट करना चाहेगा तो हम इसे केस टू केस डील करेंगे। जो पहले ओपन एंडेड हमने छोड़ा हुआ था वो नहीं करेंगे। हैरान कुन चीज ये है कि वहाँ वैसे ही अमेरिका की एम्यूनेशन जो है वो कम होती जा रही है, जो कि हम खबरें सुनते आ रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं। दूसरी तरफ मिसाइल्स के बाद जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो ड्रोन्स हैं, और अब अगर अमेरिका उन पार्ट्स की कमी की वजह से ड्रोन्स भी नहीं बना पाएगा तो अमेरिका का वॉर फ्रंट के ऊपर क्या फ्यूचर है ये आप ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसमें ये कासिम खान की जो आपने खबर बताई है इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, ये तो पाकिस्तान ने उन्हें क्रिप्टो दिखा दिया, पाकिस्तान ने मिनरल्स दिखा दिए, नोबेल पीस प्राइज का भी कह दिया, नोबेल पीस प्राइज का भी कह दिया। तो आपको ये नहीं लगता कि जो 2 मुल्कों के मफादात होते हैं वो जज्बात पे नहीं होते? पहले तो वो मुफाद ही होगा मुल्क का कि आप एक दूसरे को क्या दे सकते हो, उसी के बिहाफ पे आपका ताल्लुक डेवलप होता है। इमरान खान साहब के दौर में तो उस वक्त जो बाइडेन सदर थे, उन्होंने तो इनके 4 साल दौर इक़्तिदार में कभी एक कॉल तक नहीं की थी। इमरान खान साहब से पूछा गया तो आगे इन्होंने कहा कि हाँ वो कंसर्न लोगों से, हमारे कंसर्न लोगों से उनके कंसर्न लोग राब्ते में। फिर दोबारा पूछा मीडिया ने कि आपसे बात नहीं हुई, कहता नहीं जी मेरे से बात नहीं हुई। अब जब आपके पास मौका था उस वक्त तो आपने यही सब कुछ आपके पास मौजूद था ना, बिल्कुल सर। आप अमेरिकन को अटैक करते, अपना दोस्त बनाते उन्हें। अब दूसरी साइड पे एक चीज ये समझ नहीं आती कि
एक साइड पे कभी कहते हैं अमेरिका ने हमें निकाला, कभी कहते हैं अमेरिका हमारा दुश्मन है, फिर अभी ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद के दोस्त थे उन्होंने बहका लिया। ये कौन से दोस्त थे जो थोड़ी सी कुछ चीजों के पीछे बहक गए? सो देखिए, लेकिन अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो कह तो वो सही रहे हैं। ये तीनों चीजें हुई तो हैं एक सीक्वेंस के अंदर। 2026 में भी हम लोगों ने पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है ट्रंप साहब को, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। दूसरा ये है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है जो कि ट्रंप खानदान का बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज का इदारा है, उसके साथ भी हम लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने। और मिनरल्स वाली बात भी जो है ये भी बहुत सारे अदारों ने रेज की है कि इस पे हैंडशेक हुआ है मिनरल्स वाली चीजों पे। तो पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका एटलीस्ट हम लोगों को मानना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू या जो उन्होंने बात की है उसमें कुछ हद तक सच्चाई तो है। लेकिन ये तो वो चीज है ना जो हम ऑफर कर सकते थे कि हम आपको ये दे सकते हैं। दो मुल्कों का ताल्लुक है ना कि आप क्रिप्टो करेंगे, हम आपको क्रिप्टो यहां पे अगर करवाते हैं और अमेरिकन उसके पीछे हैं, ये प्रेसिडेंट है, ये अमेरिकन कंपनीज ही है ना, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रहा है। ट्रंप का एक्चुअली अदारा है, मेनली तो ट्रंप खानदान का बैक्ड इदारा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिसके साथ हम लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट $500 मिलियन का बेनिफिट जो है वो ट्रंप खानदान को ही जा रहा है, अमेरिका को नहीं जा रहा। ये भी आप देखें अमेरिकन इकोनॉमी में शामिल हो रहा है। और अमेरिकन खुद भी तो इतराज नहीं कर रहे हैं ना कि ट्रंप ये क्यों कर रहा है। लेकिन अब एक चीज देखें कि वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो ट्रंप की शर से बचा हुआ है ऐसे, और उसकी रीजन ये है कि हमने उसे कंट्रोल इस तरीके से किया है कि भाई वो हाथी हमारी तरफ ना आए, जिस पे इधर नहीं आने दिया। लेकिन अभी भी स्पेकुलेशंस ये हैं कि वो हाथी नेक्स्ट हमारी तरफ ही मूव करेगा अगर ईरान रास्ते से हट जाता है। तो ये सब मिलके जो है इजराइल भी, यूएस बाकी मुझे फाइज वैसे ये लगता है कि ये वाली थ्योरी ज्यादा है क्योंकि उसके पीछे मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक तो चीज ये है कि पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, दूसरा है हम एटॉमिक पावर है, तीसरी बात यह है कि ये अमेरिका की ख्वाहिश नहीं हो सकती, ये इसराइल की ख्वाहिश है। लेकिन आपने देखा है कि इसराइल की ख्वाहिश ने अमेरिका से अभी इस जंग में क्या कुछ करवा लिया है। तो ये भी माना जा सकता है कि इसराइल आगे भी अमेरिका को इसी तरह से कंट्रोल या डोमिनेट कर सकता है। अगर उसने अमेरिका की हालत ये कर दी है इसराइल ने कि आज ईरान से पनाह मांग रहा है, वो भाग रहा है, ईरान उसकी जान नहीं छोड़ रहा, असला खत्म हो चुका है और अभी ईरान वो मुल्क है जो एटॉमिक पावर नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करवा के आपको लगता है कि ट्रंप ऐसे इतना बेवकूफ है? देखिए, जंग लड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाजमी नहीं है कि आप फ्रंट पे लड़ रहे हो। अभी बलूचिस्तान के फ्रंट पे आपके साथ जो हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो एक डिवीजन क्रिएट हुई भी है, ये भी जंग का ही एक हिस्सा है। ये भी एक टेक्निक है जंग की कि आप पहले अंदर से मुल्क को तोड़ें, आपको हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया को भी यही लगा था जब इन्होंने 25 मई को अटैक किया है कि इनकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है तो हम इसका फायदा उठा लेते हैं। उसके बाद उन्हें अंदाजा हुआ फौज को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने एग्जैक्टली फिर अपनी जो ये रेप्लिकेट करने की कोशिश की, जो कश्मीर में अभी कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में अभी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये साल ही ऐसा था या पिछला साल जिसमें अमेरिका भी धोखा खा गया और इंडिया भी धोखा खा गया। अमेरिका को भी यही लगता था कि 2 दिन में हम जंग वाइंड अप कर देंगे, अपनी शर्तें मनवा लेंगे और हम ईरान से वापस निकल आएंगे। मतलब वहां ईरान खड़ा हो गया। इंडिया ने भी यही सोचा कि हम 2 दिन में वाइंड अप कर देंगे, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा और हम लोग वहां से उसके बाद अपनी वाह करवा के चलते बनेंगे। मतलब ये वहां पाकिस्तान भी अड़ गया। ये बेवकूफों को जूते पड़ने का साल था। अच्छा, और एक खबर में और भी देख रहा था, आपने बड़े मजे की खबर दी है। एक तो कासिम खान की आपने खबर दी जी, एक आपने बताई है ब्लास्फेमीज के हवाले से। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे मिसयूज किया जाता रहा। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक खास जमात भी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आजकल जरा वो बैकफुट पे हुए हैं, उन्हें हटाया हुआ है बिल्कुल। उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया था। सही इस्तेमाल ब्लास्फेमी लॉ, ऑफ कोर्स इट्स इन प्लेस, उसे इस्तेमाल होना चाहिए पर सही चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आपको कब्जे के लिए, जाती रंजिश के लिए, भत्ताखोरी के लिए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चीज भी होती है कि आपने कुछ कहा है या नहीं कहा, कुछ लोगों को ये आदत होती है अपनी अहमियत बनाने के लिए कि भाई मेरा नाम किसी तरह से सामने आए कि मैं जी बड़ा पाक आदमी हूं, बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं ये जिहाद कर रहा हूं। तो जिहाद भी, आई एम सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, कि इस तरह की हरकत करने के लिए लोग जानबूझ के अपने आप को उजागर करने के लिए भी ऐसा कर देते हैं। जी हमने ये फलाने के खिलाफ मुकदमा कर दिया, उसकी किसी बात को ट्विस्ट करके जान के अंदर ले आएंगे। मेरे ख्याल से वो वहां से बात शुरू होती है और उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जिसे कह लें, वो इस चीज को स्प्रेड करती जाती है। हमने हिस्टोरिकली पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऐसे केसेस देखे हैं, उस सब में इन दोनों चीजों का हाथ था। केस भी गलत था और उसके बाद उसे स्प्रेड भी किया गया कि हुजूम बन जाए, सब इकट्ठे हो जाएं। और ये टॉपिक ही ऐसा है, हम लोग इसे बहुत सेंसिटिव लेते हैं, मीडिया भी हमारा और नॉर्मल इंसान भी इसे बहुत सेंसिटिव लेता है। इस पे हमारी मजाल ही नहीं होती कि हम इसे अपोज कर सकें या क्वेश्चन कर सकें इस चीज को। इस वजह से इसका गलत इस्तेमाल होता
ब्लास्फेमी लॉ है, लॉ का मतलब कानून बनाया गया है, ठीक है, लेकिन कानून बनाया गया है जुर्म के लिए। जुर्म के लिए हम जुर्म सब साबित होने से पहले ही हम लोग उसका खुद ही फैसला कर देते हैं, हम खुद ही हमला कर देते हैं, खुद ही लोगों के घर जला देते हैं, फैक्ट्रियां जला देते हैं, लोगों को जला देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे, अभी तक जबकि डिसीजन नहीं आया होता कि हाँ उसने एक्चुअल में किया भी है कि नहीं किया भी नहीं। बिल्कुल, हमारी वो मॉब मेंटेलिटी उस वक्त होती है, वो सिर्फ सुनते हैं इसने ये कह दिया, वो आगे क्वेश्चन भी नहीं करते कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। और पूरा पाकिस्तान जो बदनाम होता है वो इसी वजह से होता है। लेकिन इट्स अ गुड न्यूज कि पिछले 12 महीने के अंदर जिस हम लोगों ने उसे कंट्रोल कर लिया है, 2/3 कमी आई है इनके अंदर। और ये रूटर्स की रिपोर्ट है, तफसीली इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अभी